आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। क्या कुर्बानियां सिर्फ लीडर्स ही देते हैं या इस ईद कुर्बान पर अवाम की कुर्बानियों को भी याद करना चाहिए? और हमारे यहाँ सियासत से सियासतदान रिटायर क्यों नहीं होते, ये चलन क्यों नहीं है? ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। आप सबको, पाकिस्तानी सियासत के शहसवारों को, पाकिस्तानी कौम को ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। आज सुबह से कई बार आते जाते एक गाना मुख्तलिफ जगह सुनाई दिया, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। गाने के बोल चाहे किसी भी पस मंजर में लिखे गए हों, लेकिन मुझे हर मंजर, हर पस मंजर और हर लफ्ज के पीछे पाकिस्तानी अवाम नजर आती है, क्योंकि इस ईद कुर्बान पर अभी तक अंदाजा नहीं हो सका कि कौन किसके हाथों कुर्बान हो रहा है। क्या आज गाय, बकरे, दुम्बे अवाम के हाथों कुर्बान हो रहे हैं या पाकिस्तानी अवाम खुद दुम्बे की सूरत में महंगाई के हाथों कुर्बान हो रहे हैं, गाय बकरों की तरह इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों कुर्बान हो रहे हैं, ये नाम नहाद दानिश्वरों के हाथों दाएं और बाएं की सोच में तकसीम होकर पाकिस्तानियत को ज़िबा करने पर तुले हुए हैं। ये एक कड़वा सच है कि कुर्बानियों का ये सिलसिला पाकिस्तान के क़याम के साथ ही अवाम का मुकद्दर बन गया है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये कड़वा सच हमेशा कड़वी गोलियों की कड़वाहट में घुल जाता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब तक होता रहेगा? इन सियासी तलखियों पर आज हम गैर सियासी अंदाज में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी गुफ्तगू रिवायती सियासी तफरीक से पाक रहे। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से मुशाहिदुल्लाह खान साहब और सीनियर एनालिस्ट है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला शो के लिए और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत। थोड़ा सा खाना पीना कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और फिर आके जरा गुफ्तगू का आगाज भी करते हैं, ठीक है मुशाहिदुल्लाह खान साहब? वैसे नमकीन ईद है लेकिन मीठे से हम शुरू करते हैं, प्लीज लें एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा मुशाहिदुल्लाह खान साहब, प्रोग्राम में वापस हम आ गए हैं। ये बताएं कि कुर्बानी की फिर आपने, और कराची से ताल्लुक है ना, डॉक्टर साहब भी अभी यही कह रहे थे, तो ये भी पूछते हैं खाल किसको दी इन्होंने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको, आपके तमाम समा के जो भी जितने भी मुलाजमीन हैं और मालकान हैं और जो एंकर पर्सन हैं, टेक्नीशियन हैं, मैकेनिक्स हैं, उन कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सबको और पूरी कौम को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बाकी जहाँ तक बात यह है कि कुर्बानी तो ज़ाहिर है फ़र्ज़ है और वो करनी चाहिए अगर आपकी हैसियत है, और अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में काफ़ी सारे लोग हैं, बच्चे बहू हैं, तो अच्छी भली लोगों की कुर्बानी होती है, वो ज़ाहिर है कि हर साल ही होती है। चलें, ईद कुर्बान है, ये भी बता देंगे कुर्बानियों की दास्तान, कुर्बानियों का सिलसिला फिर कब तक चलता रहेगा? ये अवाम जो है ये कब तक बकरा बनी रहेगी? अवाम जो है, देखें दुनिया में जो निज़ाम है ना, उस निज़ाम, वो जब तक निज़ाम रहेगा बकरा बनी रहेगी। अब मैंने कल रात को टीवी पे गार्बेज में से सेब निकाल के खाते हुए देखा अमेरिका में। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ये जो निज़ाम है ना, ये गरीब के लिए है ही नहीं है, ये अमीर का निज़ाम है जो दुनिया में चल रहा है। उसे कोई भी नाम दे लें आप, चाहे वो आप लोग किस बात की जद्दोजहद कर रहे हैं? वैसे आप लोग किस बात की जद्दोजहद कर रहे हैं? बकरे बड़े खुश हैं, बकरे दुम्बे बड़े खुश हैं क्योंकि कुर्बानी अवाम की हो गई है। वही मैं बात कर रहा हूं। खाने भी अवाम की उतरी हैं और बाकी ये है कि लेकिन डॉक्टर साहब अभी जो आपने बात की, वहाँ तो कचरे में से सेब निकल आता है ना, कम से कम यहाँ वो भी नहीं निकलता। तो कचरे में ये हमारे जो लीडर्स हैं ये तलबगार क्यों रहते हैं कि अवाम ही कुर्बानी दे? आपने वैसे देखा कि पाकिस्तान की सियासत में कोई लीडर खुद कोई कुर्बानी दी हो किसी लीडर ने? कुछ याद है? वो कैमरामैन आता है तो कुर्बानी होती है, फिर उसके बाद ऐसे करके कैमरामैन के बगैर आपको पता है तस्वीर होनी चाहिए, तब ये होता है तस्वीर कुर्बानी देते हुए। ये बाकी तो ये कि एक लीडर्स खुद कुर्बानी देते हैं अपनी। मैं गुजारिश करता हूँ अपनी कुर्बानी देखो तो देते होंगे। लेकिन बात ये है कि इस मुल्क में जब ये बना था ना 1947 में, इसमें कुछ भी नहीं था। तो ये मुल्क आज जहाँ पे भी पहुँचा है, इसमें बहुत सारी खराबियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। इसमें अगर कुर्बानी दी है तो सियासतदानों ही ने दी है, कायद आज़म से शुरू हो जाए और आखिरी जो इस वक्त वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब तक।
ना सिर्फ इन लोगों ने खुद कुर्बानियां दी हैं, इनकी फैमिलीज ने। मैं पीपल्स पार्टी की भी बात करता हूँ, बेनजीर भुट्टो साहब आपने एंजॉय किया है, ये क्या बात की मुझे नहीं, कुर्बानी की बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब की कुर्बानी बताएं। मैं आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ साहब की कुर्बानी ये है कि 12 अक्टूबर 1999 को जब उनको ऊपर 25 गनें तानी जाती हैं और उन्हें कहा जाता है कि ये लिखो कि मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा ऑन माई डेड बॉडी, और उसके नतीजे में उनके पोते और नवासों तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सारे घर को, और अटक किले में 14 महीने गुजारने में मजबूर किया जाता है। सांप छोड़े जाते हैं उनके ऊपर, बिच्छू छोड़े जाते हैं, उनका सारा बिजनेस ख़त्म कर दिया जाता है और उन्हें धक्के मार के इस मुल्क से निकाला जा सकता है। ज़रा तसव्वुर तो करें, एक ऐसा शख्स जो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो। लेकिन डॉक्टर साहब फिर हमारी पार्टी के हज़ारों लोगों को, जो मुझ समेत, मैं अपनी बात नहीं करता, हज़ारों लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, तो यही कुर्बानी होती है ना। और इन कुर्बानियों के नतीजे ही में अगर कहीं कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वरना अगर ये लोग ना होते, मैं दीगर भी लोगों की बातें करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कुर्बानियाँ तो दी हैं। और देखें, मैं आप इसको छोड़ दें, मैं कुर्बानी की एक और डेफिनेशन आपको देना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है सियासी बातें ज़्यादा करने का नहीं, हम लाइटर मूड में कर रहे हैं, असल चीज़ जो है ना, दुनिया एक नुक्ते पे कायम है, उसका नाम है कुर्बानी। देखिए, माँ बाप जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अपनी औलाद से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो उसके लिए कुर्बानी बहुत ज़्यादा देते हैं। अच्छा, ठीक है, ये मोहब्बत, इश्क, आई मिस यू, आई लव यू, ये सारी बातें ही हैं, ये उस सूरत में जिंदा जावेद हो जाती हैं जब आप किसी के लिए कुर्बानी दें। अवाम से मोहब्बत है, इसीलिए अवाम से कुर्बानियां मांगते हैं आप लोग। नहीं, अवाम से कुर्बानी है, अवाम के लिए कुर्बानियां देते भी हैं, अवाम को कुर्बानी देने की भी, दोनों वाइस वर्सा है। ये बात जरा डॉक्टर साहब से पूछ लूं, आप नवाज शरीफ साहब की कुर्बानी की बात की, मैं चाह रही हूँ आप भी जरा इस पे बात करें। कहा जाता है उनसे उन्होंने दी नहीं, उनसे ली गई, और कहने वाले तो सबूतों के साथ कहते हैं कि मर्जी से कुर्बानी सेलेक्ट की, क्योंकि जेल की कुर्बानी थोड़ी सख्त होती है ना, वहाँ सुना है मच्छर वगैरह भी तंग करते हैं। अभी बात ये है कि ईद का दिन है, कुर्बानी की बात हो रही है, ईद कुर्बान है। वैसे ही मुशाहिद भाई से वैसे ही एक जाती मोहब्बत और ताल्लुक है और बड़ा, लेकिन अब मुशाहिद भाई को मैं ईद की तरफ क्या कहूँ कि ये कह रहे हैं कि कुर्बानी से सियासतदानों ने दी है, मतलब बाकी मुल्क के, मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्टूडेंट, सिविलियंस, बेचारे जो मजदूर हैं, जो फौज में काम कर रहे हैं, जो सफारतकार हैं, मतलब बाकी सारों ने भाड़ झोंकी है, बाकी सारों ने कुछ नहीं किया। और कुर्बानी का सबूत यह है कि वो कुर्बानी दे के अंदर गए और वापस लीडरों की उन्होंने आपने कहा सबसे ज्यादा मुल्क की है, तो नहीं दी, फौजी जर्नल ने तो नहीं दी, हुक्मरान जो रहे यही लोग रहे। बात हुक्मरानों की हो रही है, कुर्बानी दे के। मैंने वो तो पहले शुरू में कह दिया था बेचारों को, वो तो सारी दुनिया में अवाम ही दे रहे हैं, मतलब के एक जनरल वापस आया। हुक्मरानों की बात जब होगी तो उसमें उसी तबके की बात होगी जो पिछले 65-66 साल हुक्मरान रहा, उसमें आप देख एक जनरल आया कुर्बानी देने के लिए, नाराज होगा, अच्छे लोग भी आज नहीं होंगे, आज नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, और छोटी होती तो इनकी ईदी लेते, लेकिन आज मतलब है कि आज इनको बड़े ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, बात देखें ये है कि इनका कहना यह है कि जी सब कुछ अच्छा जो भी कुछ हुआ वो हुक्मरानों की वजह से कुर्बानी। मेरा ख्याल ये है कि जितना बेड़ा गर्क हुआ, जितना सत्यानाश और सवा सत्यानाश हुआ, वो इसीलिए हुआ कि आपको अच्छी हुक्मरानी मिले। अगर आपको अच्छे हुक्मरान मिल जाते तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क ही ना होता। आप शुरू से लेके आज तक ये मुल्क ऐसे जाता जो आपकी बाकी अक़वाम में, इसलिए कि उनको लीडर्स मिल गए। आपको लीडर ही नहीं मिला, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो डिक्टेटर्स हो, सारे के सारे, मेजॉरिटी, सारे नहीं, मैं चले मतलब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मतलब मेजॉरिटी उनमें से लुच्चे लफंगे ऐसे पता नहीं कहां से आगे बैठ गए सरों के ऊपर, बाहर औलादें पढ़ रही हैं, पैसा कमा लिया, लूट मार कर करा के जेलों में बैठ के आराम से जनाब निकले जी हमने बड़ी कुर्बानी दी है। देखिए जेलों में करप्शन पे गए ना, जेलों में कोई फैज अहमद फैज की तरह तो नहीं गए ना। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए घास भी खानी पड़ी तो खाएं, लेकिन खाती बेचारी गरीब आवाम है। वो कहते हैं कड़वा घूंट पी, आवाम को पूरी कड़वी बोतल पिला देते हैं। ये सियासतदानों का परहेज होता है। नहीं, सियासतदानों की तो मैं तो हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ ना। हुक्मरानों में ब्यूरोक्रेसी भी आ गई, डिक्टेटर्स भी आ गए, उसमें शराफिया भी आ गई, उसमें बिजनेस में सारे आ गए। मैं पूरी आपकी वो जो आप कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट फौज नहीं होती, पूरे रूलिंग एलीट है, उन्होंने बेड़ा गर्क की है।
ठीक है ना। अब ये कहना कि जी उन्होंने कुर्बानी दी है, भाई उन्होंने की कुर्बानी क्या दिखा दी है, ये क्या कुर्बानी है, मतलब जेल जाए वापस आ गया वजीर बन जाए, जितने हमने क्या आपकी सीवी किया है, मैंने इतने दिन जेल काटा है, और किस चीज में काटा है, वो जी करप्शन में, मैं वो हज करप्शन में, मैं फलाना करप्शन में, शुगर का परहेज हो, शुगर ना लेते हो, भाई कुर्बानी है ना, कुर्बानी नहीं तो वो डायबिटीज है, भाई डायबिटीज है, शुगर, देखिए ना बात ये है, नहीं बात ये है कि कुर्बानी यानी मेरे लिए दे रहे हैं क्या, और कुर्बानी चोरी की पकड़ गए जेल चले गए, ठीक है ना, रिश्वत खिला दी बाहर आ गए, एनआरओ हो गया, किसी डील हो गई, अब ये कुर्बानी है। बात सारी ये है मादरत के साथ, इस मुल्क को अगर क़यादत मिल जाती ना, अच्छी क़यादत मिल जाती, तो ये मुल्क का बेड़ा खराब ना होता। मैं इनके बिल्कुल बरक्स, यानी मैंने कभी इतना डिफर नहीं किया मुशाहिद साहब से, मैं टोटली इनसे डिफर कर रहा हूं इस बात पे कि सियासतदानों ने और हुक्मरानों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, सबने मिलकर। देखें वो अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो लंदन से अवाम ने कुर्बानी की है ना, अवाम कुर्बानी के लिए तैयार है, दावा करते हैं मैं कुर्बानी दे रहा हूं यार रहकर, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से चलाओ, ये बिजली की छुरी ले आओ यहाँ से चलाओ, ओ जी ये ओगरा की यहाँ से ले आओ उसको चला दो, ओ ये जी फॉरेन करेंसी अकाउंट यहाँ से फ्रीज कर दो, ये एनआरओ हो गया, ये छुरियां है ना इनकी, और क्या है, कुर्बानी तो अवाम की हो रही है बेचारों की। तो ये मतलब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुशाहिद साहब माजरत के साथ, असल में मैंने जो बात की ना ये उसके बिल्कुल बरक्स, पैसे पे नजरसानी कर लें आप कुर्बानी के। नहीं, मैं बिल्कुल अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ, इनकी अपनी राय है, उसका एहतराम है। बात यह है कि मैंने वो बात तो नहीं की, ठीक है, अब ज़रा ये देख लें कि नैब ज़िदा किस दौर में थे, कौन लेके आए उन्हें, या अगर किसी ने करप्शन की है वो तो लीडर ही नहीं है मेरे नज़दीक, जो करप्ट आदमी है वो कहाँ से लीडर आ गया, ठीक है। मैं तो उस लीडरशिप की मैंने 47 से शुरू की, देखे ना, कायदे आजम से शुरू हो जाए, मादर मिल्लत पे आ जाए, अब्दुल रब निश्तर पे आ जाए, लियाकत अली खान पे आ जाए, सोहरवर्दी पे आ जाए, राजा साहब महमूदाबाद पे आ जाए, और नवाब मौलाना मौदूदी पे आ जाए, नवाबजादा नसरुल्लाह खान पे आ जाए, मौलाना मुफ्ती महमूद, मेरे नहीं आज नहीं ना, मैं देखिए मैंने जब 47 से बात की, देखे ना आप बात को उसी अंदाज से लेना, ये तो बड़ा आसान सा कह देना करप्ट कहाँ पे नहीं है, मीडिया में करप्ट लोग नहीं है, बिल्कुल, और ऐसे ऐसे करप्ट हैं कि उसका भी नाम ईद वाले दिन मैं नहीं लूं तो अच्छा है, इसको छोड़ दे, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा, देखिए बात यह है, शुरू से बात यह है, एजेंडे पे लोग आज भी काम करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन बात यह है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हमें बिल्कुल माकूलियत से ये बात करनी चाहिए कि लोगों ने कुर्बानी, बात यह है कि हुक्मरान तो रहे ब्यूरोक्रेट, हुक्मरान रहे फौजी जर्नैल, हुक्मरान रहे सियासतदान, किन लोगों ने जाने दी अपनी, कौन लोग फांसियों पे चढ़े, कौन लोग जलावतन हुए, सिर्फ सियासतदान। ये सियासतदान जो हैं ये मसीहा बनकर क्यों खुद को पेश करते हैं आवाम के सामने, इनके पास है। कोई बात बताएं, मुस्लिम लीग है, ठीक, मुस्लिम लीग से हैं, वो जो मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाली थी उस वक्त आईएसआई नहीं थी, मैं कोई आईएसआई का तर्जुमान नहीं हूँ, और आईएसआई का जो सियासी किरदार है वो उस पर मैं 3 हरू भेजता हूँ। मसला ये है कि लियाकत अली खान की टांग किसने खींची, ठीक है, उसके बाद दूसरे आ गए, सुने मतलब है कि दूसरे आए हुक्मरान, उनकी टांग किसने खींची, आइन क्यों नहीं बना, मुस्लिम लीग के अंदर क्या हालत थी, मुस्लिम लीग के अंदर क्या कायदा तो कह रहे हैं मेरे खोटे सिक्के सारे मौजूद हैं, ठीक है ना, मतलब आप शुरू की जो आपकी आइन बन गया था, वैसे 56 में आइन बन गया था, और अगर मार्शल सिकंदर मिर्जा ना आता तो वो आइन सब उस वक्त सामने आ जाना। हमें मसीहा की तलाश क्यों रहती है हमारी कौम को, हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये जो भी सियासतदान है, हमारे रहनुमाई लीडर्स हैं, हम में से ही निकल कर आते हैं ना, हम कहते हैं फौरन ये तमाम मसाइल का हल हमारे सामने रख दें, पल भर में तो हल ये भी नहीं निकाल सकते, क्रिटिसाइज शुरू कर देते हैं। मेजॉरिटी तो आ जाती है, मेजॉरिटी नुमाइंदगी भी करती है, लेकिन आपके मुल्क का सिस्टम क्या है, आपके मुल्क का सिस्टम, मैं सियासतदानों को नहीं कह रहा, मैं इसमें पूरी जो आपका ढांचा है ना वो ऊपर से नीचे तक करप्शन पे खड़ा है, ऊपर से नीचे तक करप्शन पे खड़ा है। आप काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर आपके इलाके का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो बदमाश है, जो थानेदार है, जो पटवारी है, वो 6-7 आदमी आपके साथ ना हो, आप जीत नहीं सकते। नहीं, वो एक करप्शन नीचे शुरू होता है, उसके बाद सियासतदान, बेशुमार सियासतदान वो बनते ही सेफ हाउसेस के अंदर है, इंटरव्यूज होते हैं, अच्छा जी इसको ले आओ, अच्छा जी हमें बम्बे लाएं जी, मुशाहिद साहब की नहीं है। जब गवर्नमेंट गई, मियां साहब की गवर्नमेंट गई, मुशाहिद साहब शायद जहां तक मेरी याददाश्त है, मुशाहिद साहब उन चंद लोगों में से थे जो बाहर निकले और गिरफ्तार हुए निकल पे कराची में, ठीक है। वो चली कैसे थी नून लीग, आपको पता है ना मियां साहब, बात गुजारिश ये है, सारी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपके वो सारे ऐसे बैठ के देख रहे होते हैं, टिप कर रहे होते हैं, टेलीफोन फाइलें बना रहे होते हैं, तैयार करके रखी होती है, रोक नहीं रहे होते, वो जो टाइम आता है झाड़ू पोंछ के निकाला, आगे रख दिया, अच्छा बच्चों ये करना है करो वरना जेल जाओगे,
मुशाहिदा इसी तरह होता है। ये कल्चर तो हर कोई जगह काफ में गया, कोई काफ में गया, कोई कहीं गया, कोई खुशी चले गए, कहीं को कोई ब्लैकमेल होके गए। ये कल्चर हर जगह है, हमारी जीन्स में मसला है कोई लगता है। बात सारी ये है, ये सिस्टम की बात हो रही है, आपकी इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। मुसीबत ये है कि प्रॉब्लम सारी क्या आती है कि सियासतदान जो खरे सियासतदान है ना, अच्छे बहुत अच्छे सियासतदान है, बहुत खरे सियासतदान है, खरे हैं, होते हैं अच्छे, वो आगे बढ़ नहीं पाते, उनको सिस्टम जो है ना वो नीचे के नीचे ही उनको फारिग कर देता है। मतलब उसको वो बैठा होगा, वो चाह रहा होगा मेरी अपनी कायद के साथ मीटिंग हो जाए, किसी भी पार्टी के लीडर से मीटिंग हो जाए, उसकी मीटिंग ही नहीं हो पाएगी, उसके बारे में इतना सेटिंग नहीं बन पाती उसकी। नहीं प्रोग्रेसी से देखें, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक्स पे, ये डिटेल्स में बात चले बेसिक में ही कर लेते हैं। देखें इस पे बहुत सारी बात हो सकती है, ये डिटेल है। सुने एक सेकंड, ये चीज दुनिया के हर माशरे में है। ये ओबामा कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है, ऐसे ही लोग दुनिया को चला रहे हैं, या दीगर जरा मुझे बताएं कितने लीडर हैं दुनिया में, ऐसे ही लोग होते हैं, वही चलाते हैं। कुछ लोगों का सिस्टम मजबूत हो चुका है, हमारा हुआ नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ 1952 में आके बैठ गए थे ना अयूब खान कैबिनेट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर बन के, तो भाई, और कायद आजम की बात आर्मी चीफ ने उसको, जो अंग्रेज था उसने मानी नहीं थी। ठीक है। अब उसके खिलाफ जद्दोजहद किसने की थी, मैं ये कहना चाहता हूँ। हर दौर में किसने जद्दोजहद की? अयूब खान के दौर में किसने जद्दोजहद की, याहिया खान के दौर में किसने की, ज़ियाउल हक के दौर में किसने की, मुशर्रफ के दौर में किसने की? सियासतदानों ने की ना, जैसे जद्दोजहद की। लेकिन सवाल एक, फिर हर हुकूमत को खजाना खाली क्यों मिलता है? ये एक बड़ा पुरस्कार सवाल है, बिल्कुल वो अंगूठों के स्याही के मामले जैसा। अयूब खान इलेक्शन जीत गए, फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट, और कौन से मुझे बता दें जरा, कौन से मतलब देखे ना, सारे के सारे सियासतदानों का जो मेजर पलड़ा था वो अयूब खान की तरफ था। नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं। नहीं, फातिमा जिन्ना के साथ इस मुल्क के सारे बड़े सियासतदान फातिमा जिन्ना के साथ थे, उन्हें धांधली से हरवाया गया था, चाहे ईस्ट पाकिस्तान में चाहे वेस्ट पाकिस्तान। खजाना खाली क्यों मिलता है डॉक्टर साहब? एक हुकूमत आती है, वो कहती है खजाना खाली, 5 साल वो क्या करती है कि दूसरी आने वाली फिर कहती है खजाना खाली। इस चीज में बड़े हर हुकूमत में ऐसे नहीं होता। हर हुकूमत, हमने मुशर्रफ साहब ने कहा खजाना खाली, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा खजाना खाली, आप आ गए, आपने कहा खजाना खाली। ये क्या बढ़ता रहता है? लेकिन कुछ लोग भरते भी तो है ना, खजाने हैं, कुछ खाली करते हैं कुछ भरते हैं, ये है असल बात। 5 साल पंजाब में कौन सा खजाना हमने खाली किया है? एक करप्शन का केस हुआ है, अभी की बात है ना। अभी पिछले 100 दिन चले जाए, 2008 वाले और आज के देख ले, उन 100 दिनों में कितने करप्शन के केस आए थे, इसमें कितने कहते हैं हम हमें बात जायज करनी चाहिए, जायज बात करें ना। इस 120 दिन में कोई करप्शन का केस आपने सुना? पिछले 120 दिन में सवाए करप्शन के कुछ हुआ ही नहीं था। बड़े में है चल रही बात, IPVs को आगे हुई, उसमें करप्शन निकलेगी ना आगे जाके? तो निकलेगी अभी नहीं, अभी तो पिछले 5 साल में पंजाब में नहीं निकली, अभी भी कोई नहीं है करप्शन की बात। यहाँ तो नाअहली करप्शन नहीं, वो तो फिर नाअहली ANP की गवर्नमेंट थी, वहां भी नहीं निकली। में भी बड़ा कैसे नहीं निकली? इजी लोड गवर्नमेंट किसको कहते हैं? नहीं तो यहाँ पर भी वो मेट्रो बस के ऊपर देखिए ना, मेट्रो बस को कुछ नहीं बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सर्टिफाइड किया। बातें तो कोई भी कर लेना, बात कोई चीज नहीं। 100 दिन हुए हैं ना, 120 दिन हुए, तो ये कहानी चल रही ना अभी भी, इसको कैसे क्यों पेश, किसकी रकम कहाँ गई, किसका कितना कमीशन, वो सारी वेबसाइट में ऐसी जाती वाली बात ना करें। मैं कह रहा हूँ अभी तक नहीं पैदा होगा तो बात करेंगे ना। वो है 2 सर वाला है 1 सर वाला, अभी से होगा तो देखेंगे। मैं तो जो हो चुका है वो बता रहा हूँ मेरे भाई। प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट आ गया, आगे फिर बात पता नहीं प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई, क्या बताए व्हाट्सएप की बात हुई है या नहीं हुई, हो गई है पॉजिटिव टेस्ट। आपको पॉजिटिव आ गया, आप डॉक्टर हैं वैसे, पॉजिटिव आ गया, फैमिली चैनल है। कोई बात मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन ब्रेक के बाद जरा डॉक्टर साहब एक चीज और, अभी मुशाहिदा खान साहब ने बात की खानदानी सियासत की, इस पर जरा थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे यहाँ तो रिटायर होना ही पसंद नहीं करते हैं, अल्लाह रिटायर कर दे तो हो जाए, बंदे की ख्वाहिश नहीं होती है वो रिटायर हो। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ स्पीड। अच्छा मुशाहिदा खान साहब, जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, हमारे यहाँ बड़ी बातें होती है ना खानदानी सियासत की,
आपसे ही बात करती हूँ, क्या मुशाहिदुल्लाह खान जो हैं वो नून लीग का सरबराह छोटे या बड़े मियाँ साहब के अलावा किसी और को कबूल कर सकते हैं? उसके बाद नून लीग रहेगी? देखें जी, इंसान इंडिस्पेंसेबल नहीं होते और बहुत सारे कब्रों में लेटे हुए हैं। वो तो अल्लाह की तरफ चले से जा रही है, दुनिया चले जा रही है। बात ये यह है कि ये देखा जाता है कि जो आज के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें कौन आदमी जो है वो एलिजिबल है और किसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान को अगर नून लीग का सरबराह बना दिया जाए फिर नून लीग चले ऐसे जैसे चल रही? अब पहली बात तो ये है कि मेरे को तो है ना भाई डॉक्टर साहब, आप भी मानते हैं ना ये बात, तो आपने भी कहा बड़ी संजीदा बात हो गई। मुशाहिद भाई को मैं मिठाई मैंने चखी थोड़ी सी, मुशाहिद साहब मिठाई ले आओ। ये मुझे मरवाएंगी। क्यों मनवा रही है मुझे भाई? आप पूरा खाएं, आप पूरी खाएं। नहीं पूरी नहीं खा सकते शायद। क्यों अभी बता रहे थे ना, क्यों नहीं खा सकते वैसे? तभी तो मैं ऑफर कर रहा हूँ। क्यों मरवाएंगे आप? अच्छा तभी तो मैं नहीं, मुझे मैं समझ गया कैसी डॉक्टर की। तभी तो मैं कह रहा हूँ डिग्रीज चेक कर लेते नहीं ठीक जी। बात यह है कि इंसान तो उनकी एक तबीयी जिंदगी है ना, हर शख्स ने चले जाना है, चाहे किसी भी शोबे में, सियासत को छोड़ें, लोग आ जाते हैं और मेरा ये ईमान है कि उनसे बेहतर आते हैं। अच्छा, जो जो वक्त गुजरता है लोगों की तरबियत होती है, दुनिया आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं जा रही, नेगेटिव पॉजिटिव्स के साथ, तो बेहतरी होती है। और ये जो मिथ बनाई है ना फलां नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। दुनिया चले जा रही है ना, देखे ना अमेरिका के बड़े बड़े बुलाएं जो आए और चले गए, चले वक्त होता है ना हर एक रिटायरमेंट का। यूके में देख लें, आज डेविड कैमरॉन है, विंस्टन चर्चिल तो नहीं है ना। नेल्सन मंडेला की पार्टी जो थी वो अफ्रीकन नेशनल पार्टी। आपको भी जरा इंसानी नफ्सियात पे गौर करें। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन नफ्सियात कितनी अजीब है। आप किसी घर में कोई फौतगी हो जाए ना, वहाँ रो रहे होते हैं लोग। आपको पता है अक्सर वहाँ रोते हुए क्या आवाज़ें रही होती है? तू चला गया मेरा क्या बनेगा। यानी आप देखिए उसके नहीं, तू तो चला गया मुझे किसके सारे छोड़ गया, मेरा क्या होगा। यानी वहां पर भी मेरा होता है मसला ये नहीं होता कि ओहो उसका इंतकाल हो गया। आप ज्यादातर घरों में जाके सुने तो वहां इन जुमलों से रोना होता है। तू मुझे अकेला छोड़ के चला गया, तू मुझे अकेले छोड़ के चली गई, यानी मैं कहां जाऊंगा, मेरा कौन होगा, मेरे सर पे कौन हाथ है। यानी उसमें भी यानी मैं ही हूँ। यानी आप अगर गौर करें, ये नहीं होता कि वो चला गया कितना अच्छा आदमी था, क्या वो देख वो है कि सुने मेरा क्या बनेगा। आपकी बात को मैं पेश करता हूँ कि बिल आखिर थक हार के यारो हमने ये तस्लीम किया, वाह अपनी जात से इश्क है सच्चा बाकी सब अफसाने, हर बात में खुद ही है आदमी। इसका मतलब वाह, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो इसलिए पसंद करता है कि वो उसे अच्छा लग रहा होता है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। अच्छा देखिए इसका मतलब फिर ये है कि हमारी जो सियासत है वो फिर नामों के इर्द घूम रही है। ये नाम है तो पार्टी है, ये नहीं है तो कोई पार्टी। मैं गुजारिश करूं सियासतदान होते हैं ना उनके सरबराह, इसको रहना चाहिए इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, ये चला गया तो मेरा क्या होगा, ये हमारा कायद अंदर चला गया तो मैं ना पकड़ा जाऊं कहीं। मतलब ये अच्छा सियासतदानों में, ये बाकी भी ब्यूरोक्रेसी में भी, उस सेक्रेटरी पकड़ा गया तो डिप्टी मैं ना फंस जाऊं कहीं। मैं वो देखिए यही होती थी, डीएसपी अंदर हो गया, अच्छा डीएसपी और मैं ना अंदर, जैसे ये इंसानी नफ्सियात है। यानी प्रॉब्लम अपने लिए ज्यादा परेशानी है, उसमें नहीं वो अच्छा आदमी है। यानी मोहतरमा की जब शहादत हुई उनका गई तो अक्सर ये था कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारे सर से हाथ उठ गया। जद्दारी साहब उन्होंने कहा ठीक है ओके फाइन। अच्छा बात ये कि अपनी फिक्र होती है, ये इंसानी नफ्सियात है। हमारे यहाँ ये बाकी दुनिया में तो कोई अल्लाह ताला खैरियत से रखे, हर सियासी जमात में ये हर सियासी जमात हमारे मुल्क में है ना। हमारे मुल्क में इसलिए है कि आप मुझे बताएं, कोई बदनसीबी कोई खुशनसीबी की बात नहीं है। बात यह है कि जिस दुनिया की आप बात कर रही हैं वहाँ पे उनके सिस्टम्स कहीं का 500 साल का है, कहीं का 250 साल का है, कहीं का 150 साल का है। हमारा से अब ये कल की बात है, मार्शल ख़त्म हुआ है यहाँ पे 2008 में ही ख़त्म हुआ है ना, 7 में। तो जब जिन मुल्कों में फौजी हुक्मरान होते हैं वहाँ पे अदारे जितने भी होते हैं और कमज़ोर होते हैं।
जमहूरियत चलेगी, निजाम चलेगा, मजबूती आएगी जब मजबूत होगा। सुन ले मेरी बात। 1400 साल का दावा करते हैं हमारा सिस्टम इतना तो इंडिया आपके साथ निकला था, नरेंद्र मोदी ने आज हिला के रख दिया नेहरू डायनेस्टी को। अच्छा, इस पे भी मैं बात कर बीजेपी में नरेंद्र मोदी का किसका बच्चा है वो, उसका बाप चाय बेचता था स्टॉल पे एक रेलवे स्टेशन, उसने हिला दिया। नेहरू को कहता है शहजादो उतरो नीचे, देखे ना लोअर मिडिल क्लास है ना आपके साथ आता हुए। तो मेरी बात तो सुने, बात वहाँ पे फौजी नहीं आए थे ना, मार्शल लॉ नहीं लगा था ना, फौजी आके क्यों आप मतलब के वो सियासतदान भी तो कुछ करे ना, आपको के ड्राई वाटर पिलाएं, कुछ जोर पकड़े, B12 खिलाएं, आपको क्या खिलाएं, आप भी तो हिम्मत पकड़े। सियासतदानों ने जाने दिए ना भाई। मेरी बात तो असल में बात जो है ना, ये मीडिया वालों का आज का एक प्रॉब्लम है, किसी को सुनते नहीं है, काट के समझते हैं कि जी हम बहुत जबरदस्त नहीं मैं जो बात करने लगा हूँ ना, नहीं ऐसे ही होता है। बात ये है कि आप देखें, अपने आप को देखें, आप इंडिया को देखेंगे। और नरेंद्र मोदी की ये बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अगर इलेक्ट हो गया तो हिंदुस्तान की बका खतरे में पड़ जाएगी। ये नहीं डरा रहे हैं कि वहाँ खानदानी रिकॉर्ड पे वाजपेयी भी हो गया था, उसके बारे में भी आपने सुना नहीं, आपने दोनों ने माशाल्लाह। ये प्रॉब्लम है कि मैं कह क्या रहा हूँ, बीच में से उचक के ना अपनी बुकराती शुरू कर दी, ठीक है। और भाई मैं किसी वजह से इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद आदमी है जो हिंदुआता को दुरुस्त समझता है, किसके लिए, हिंदुस्तान के लिए। जबकि हिंदुस्तान जो है उसकी बुनियाद सेकुलरिज्म है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जीतेगा उस दिन सेकुलरिज्म की बेस शटर। मैंने बात ही नहीं की, मैं कह रहा हूं कि दूसरी बड़ी जमात का सरबराह खानदानी सियासत से नहीं आया, उसने वो लोअर मिडिल क्लास से तो चैंपियन बना, LK अडवाणी को आउट करवा दिया उसने। और वो निजाम है ना, पहुंचा तो तक कहां का, अभी आपके साथ आजाद हुआ इंडिया 70 साल हो गए ना, 70 साल हो तो आप भी साथ आजाद हुए। कितने हो गए? हमारे फौज नहीं ना भाई, मैं कितनी दफा कहूँ ये बात, ये 2008 तक रही है ना। फौज ने डिस्टर्ब कर दिया कि बात ये उन्हें नहीं किया ना डिस्टर्ब, मतलब हमें सुने, जब फौज आपको डिस्टर्ब करके हट गई तो इस दौरान आपने खानदानी से खत्म कर दी। ये तो नाना करे, आपके पोते पड़पोते होते रहे उस दौरान। भाई आप किसी का पड़पोता नहीं हुआ ना, मुझे आप एक बात बता दें, चलिए इसी पे बात कर लें। खत्म करते थे, ऐसी बात ना करें, देखिए दलील से होनी चाहिए। मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में खानदानी सियासत डिक्टेटरशिप का खानदानी सियासत क्या ताल्लुक है? हिंदुस्तान की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ खानदानी सियासत है या नहीं? वो मैं कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टी ने उड़ा दिया ना, वो कहता है शहजादे उड़ा दिया। बीजेपी में कौन सी खानदानी सियासत है? बीजेपी में नहीं है ना, लेकिन कांग्रेस में तो है। कांग्रेस में हुक्मरान कौन रहा है, कांग्रेस रही है या बीजेपी रही है? अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी जीतेगा तो पता लगेगा। मेरे कांग्रेस, आपकी मुस्लिम लीग देखे ना, आपके यहाँ भी मुस्लिम, उनकी पीपल्स पार्टी जो है वो खानदानी नहीं, उनके यहाँ आप वजीर आजम बन सकते हैं, ये बताएं। मैं अल्लाह ना करे वजीर आजम बनूं, इसलिए ये क्या बात हुई, अल्लाह ना करे वजीर आजम? मैं नहीं बनना चाहता ना, आपने मुझसे पूछा आप बनना चाहते, मैं नहीं बनना चाहता। मेरी बनना नहीं चाहते, बन नहीं सकते। बन क्यों नहीं सकता? जिस वक्त हुमा बैठती है सर पे तो वो तो किसी भी वक्त, लेकिन वो हमसे जरा नाराज रहती है, और अगर किसी दिन बैठ भी गई ना ये हुमा तो बाल नहीं है, फिसल जाती है। हुमा का भी बता दें। ये हुमा कौन है? तो बादशाह बनता है। साहब देखें, हर जगह से बंदा रिटायर होता है ना, फौज से भी रिटायर हो जाता है, एक वक्त आता है कि रिटायर होना पड़ता है। भाई हमारे यहाँ रिटायर क्यों नहीं होते? सियासतदान दुनिया में कहीं पे भी रिटायर नहीं होते। क्यों? कहाँ रिटायर? ये जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर रिटायर हुए, नहीं हुआ। बिल क्लिंटन रिटायर हुए, नहीं हुआ, भी चले जाएंगे। अभी भी सियासत में है सारे, मैं यही तो कह रहा हूँ, सियासतदान रिटायर नहीं है। क्या वो मेन स्ट्रीम में? छोड़े, देखें जो बात आप कर रही है उस पर कायम रहे कि रिटायर होते हैं नहीं होते। मैंने कहा नहीं होते। भाई सदर ना होना या वजीर आजम ना होना ही तो सियासत पॉलिटिकल लाइफ क्या है? बात सुनिए, जब जिंदा होते हैं तो नारे लग रहे होते हैं आवे ही आवे, जब जनाजा जा रहा होता है तो लग रहा है जावे जावे। हमारे यहाँ सियासतदान भी लग रहे जावे 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 जावे। हमारे यहाँ सियासतदान सिर्फ सदर और वजीर आजम बनना चाहते हैं। मैं बात का जवाब दे दूं, हजरत इमाम हुसैन को कितने खत आए थे? सर आप मुझे कहाँ ले गए इस्लामी तारीख में? अभी मैं बता रहा हूँ ना, 2 जुमलों की मैं बताऊंगा। 18,000 खत आए थे कि जनाब आ जाओ, हम तुम्हारे साथ में कदम बढ़ाओ। 18,000 उस वक्त के, आज के 1,80,00,000। अच्छा। लेकिन जब
वक्त आया ना, होगा है ना, मियाँ साहब भी कहते हैं नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था। ये भी वहां पे कुफे वालों ने कहा था इमाम हुसैन कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब कदम बढ़ाया तो नहीं थे। ये कोई आज नया नहीं होगा, हमेशा तारीख में हुआ, माना हमेशा हुआ ना। सीखा क्या, सीखने का देखना पैमाना जो है वो ये मेरे और आपके पास इसलिए नहीं है। सीखा मैं आज भी कहता हूँ, मसलन इस पार्लियामेंट ने पिछले 5 साल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे ये बात मुतरश्शे होती है कि सीखा। डॉक्टर साहब, लेकिन सीखने का अमल इतना तेज नहीं होता, हम बेताब लोग हैं। खुदा का वास्ता, सारे नर्सरी स्कूल खोले, कुछ छोटे प्राइमरी स्कूल, वहां सियासत खोले, उस लोगों के सरों में बैठ के आप सियासत सीख के 5 साल में हमने सीखी सियासत। मुल्क को डूब गया, बेड़ा गर्क हो गया, आप सीख रहे हैं। खुदा के वास्ते पैसा बाहर भेज दिया, स्टील मिल डूब गई, महंगाई हो गई, आप सीख रहे हैं बैठ के। प्राइमरी स्कूल से सियासत ये भी हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ कि 5 साल में हमने सीखा। वो क्या खास जारी रहता है। आप क्या करें जी, हम सीख रहे हैं यार। आप स्कूल खोले, वहां से सीख के आ गए, आप वही मैं बात कर रही हूँ। देखे ना, बात गलत कर रहे हैं। मैं गलत नहीं कर रहा, हमने सीखा। सीख के आते ना। अब सुनेंगे जवाब इसका, तजुर्बा हासिल कर लेते। सुन तो ले, आपके मीडिया ने सीखा, आपने सीखा नहीं सीखा। आप अपने आप को देखें और दुनिया के मीडिया को देखें, सीखता मरते दम तक है आदमी। ठीक है, स्टील मिल तबाह हो गई, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ। वहाँ मेट्रो बस चली, दानिश स्कूल बने, दीगर रफाया हमा की स्कीमें हुई, आशाना स्कीम हुई, करप्शन नहीं हुई। सीखा तो कर नहीं हुआ। पूरी दुनिया गलत बाढ़ में जाए, मतलब पंजाब कहती है सही रही। ये कहना चाह रहे हैं आप भाई? ये क्या रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, आलमी इदारे कह रहे हैं ना, आपके या मेरे कहने से तो कुछ हमारे सियासतदान ना करो। आलमी इदारे कह रहे हैं, जो बात मैं वो कर रहा हूँ। मेरी और आपकी बात को कौन जानेगा? वो आलमी इदारे को आसमानी सीखा। अच्छा मुझे बताएं क्या सीखना चाहिए? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकाल के लिए मुझे बताएं ना। अच्छा कैसे सीखें? आप मुझे जरा बताएं, वो फार्मूला मेथोडोलॉजी बताएं, मुझे बताइए कैसे सीखें। आपको क्या चाहते हैं कि जब आप ये कहेंगे कि आप सीख लिया, आप बताइए। लोगों की जिंदगी, आवाम की खिदमत और बार-बार खिदमत करना सिर्फ आपका फर्ज नहीं है ना। 1 बार 2 बार 3 बार इक्तदार की ख्वाहिश नहीं निकलती। तो अल्लाह के फजल से हम जब भी आए हैं हमने खिदमत की है और आज भी कर रहे हैं। दूसरों को भी चांस, दूसरे जो है ना, दूसरों के हम जिम्मेदार नहीं है। अवाम जिसको लेके आएगा, अवाम जिम्मेदार। या तो अवाम लेकर आएगी या फिर कोई आमिर आएगा, वो दिल करेगा जद्दा भेज देगा। बात यह है कि अवाम जिसे वोट देंगे वही आएगा ना, मेरी और आपकी ख्वाहिश से तो नहीं आएगा ना। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है। मैं चाहूंगी आखिर में जरा आप मुख्तसर कमेंट करें कुछ मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में। मुशाहिद खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मुख्तसर कमेंट इनके बारे में। कुछ 2-4 पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे। इनका राब्ता वास्ता इन पॉलिटिशियंस से पड़ता रहता है ना, आप खुद भी सियासतदान, फिर डॉक्टर साहब भी बताएंगे। देखिए, मैं डिस्क्राइब कर दें। ना चाहते हुए भी ये कहने पे मजबूर हूँ कि वो सियासतदान मेरे नज़दीक कभी भी नहीं थे। उनकी पूरी जिंदगी में कभी वो किसी सियासी मामले में, किसी सियासी उसमें फैसले में, मोहतरमा के जमाने में भी वो कभी इन्वॉल्व नहीं रहे। उनकी एक खास पहचान है और उसी पहचान को उन्होंने कायम आज दिन तक रखा है। ठीक है, आवाम की इकोनॉमी ठीक करने के बजाय। अल्लाह साहब इतना बड़ा ऐसे नहीं ना, सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब करना है। आप डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आपका स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक। इमरान खान, इंशाअल्लाह साहब, अच्छे क्रिकेट के प्लेयर। डॉक्टर साहब, अच्छा आदमी। अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन के बारे में बात करते हुए ये कौम डरती है। आप तो नहीं डरते ना? आप बता दें। मेरा ख्याल है उन्होंने सियासत को यानी कि उसकी रूह के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया, जिसके नतीजे में मसाइल पैदा हुए। डॉक्टर साहब, सर्वाइवर। जनरल परवेज मुशर्रफ। डिक्टेटर, जराइम पेशा। डॉक्टर साहब, डिक्टेटर स्लैश जज्बाती स्लैश बहुत ज्यादा खुद परस्त। काफी सारे वर्ड्स हैं डिस्क्राइब करने के लिए उनको। खुद परस्त। शेख रशीद। कर दें, मुझे पता है आप नहीं करेंगे, कर दें, बता दें। कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग सब समझते हैं, इनकी दुआ है कि कुछ ना समझे, लेकिन वो जो कहते हैं वो सब समझते हैं लोग। अच्छा, आखिरी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, यहाँ तारीफ होगी।
कि मियाँ नवाज शरीफ के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और के एक वर्ड उनके लिए क्या आप कहेंगे कि जिसमें वो डिस्क्राइब कर दें आप उनकी शख्सियत को? आप तो काफ़ी क्लोज हैं ना उनके, जानते हैं उन्हें अच्छी तरह। हमदर्द आदमी है, बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं डॉक्टर साहब। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलें, बहुत शुक्रिया। कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में डॉक्टर शाहिद मसूद और मुशाहिद खान साहब के कमेंट्स, बहुत शुक्रिया। आज ईद के दिन आप लोगों ने टाइम निकाला शो के लिए। बगला पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका, आपको जब भी कहीं बगला बैठा हुआ नजर आए, जल्दी से एक मोमबत्ती जलाएं और चुपके से बगले के पीछे जाकर मोम उसकी आंखों पर गिराएं। मोम की वजह से बगले को कुछ नजर नहीं आएगा और आप इसको आसानी से पकड़ लेंगे। क्या ख्याल है, क्या हमारी हुकूमत अवामी मसाइल के बगले को इस तरह पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही? जरूर सोचिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।